चलो, तुम लोगों को हम बतला चुके थे इसके पिछले क्लास में कि साइमन आयोग किन परिस्थितियों में अंग्रेजों ने इसका गठन किया था। देखो, कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी में से हमने तुमको बतलाया था कि कंजर्वेटिव पार्टी टॉप क्लास का कमीना है, भारत विरोधी पार्टी है, लेबर पार्टी भारत समर्थक पार्टी है। और चुनाव होता तो कंजर्वेटिव पार्टी हारता, ये 100% तय था। इसलिए कंजर्वेटिव पार्टी चुनाव हारेगा, उसको जरा सा भी गम नहीं है। उस साले को टेंशन है कि लेबर पार्टी आ जाएगी सत्ता में, और लेबर पार्टी भारत समर्थक पार्टी है। लेबर पार्टी भारत समर्थक पार्टी है, और चूंकि वो भारत समर्थक पार्टी है इसलिए वो भारतीयों के हितों की पूर्ति कर देगा। अगर एक बार भारतीयों को हितों की पूर्ति कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दे दिया, तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में भारतीयों को संवैधानिक अधिकार के उपयोग और उपभोग का लत लग जाएगा, और कहीं ऐसा ना हो कि भारत आज़ादी मांग ले। इसलिए कहा कि जो हथियार 1929 में चलाएगा लेबर पार्टी, जो रूलिंग पार्टी हो जाएगी, वह काम हम अपने ही कार्यकाल में सरकार जाने से पहले क्यों नहीं कर लें? क्योंकि 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में एक लाइन लिखा हुआ था कि 10 साल बाद एक आयोग का गठन किया जाएगा। जब आयोग का गठन किया जाएगा तो बात वही आ गई, तो अर्थात ये होता 1929 में, लेकिन कंजर्वेटिव पार्टी को भय था, इसलिए आयोग का गठन कर दिया गया 1927 में। डन है यहाँ तक? गठन हो गया कब? 1927 में। कब हुआ? और इसके चेयरमैन कौन थे? साइमन। 8 सदस्यीय आयोग था, जो दिमाग में रखोगे। इसमें 1 अध्यक्ष और 7 सदस्य। इसमें सारे मेंबर अंग्रेज थे। भारतीयों का कहना महज इतना था कि यारा जिस ऑर्गेनाइजेशन में एक को आदमी भारतीय नहीं है, वो भारत को खाक पहचानेगा? भारत गांवों का देश है, ही कैसे जान जाएगा? और यही हुआ भी। हर जगह इसका व्यापक पैमाने पर विरोध होना आरंभ हुआ। ध्यान रखना, साइमन आयोग के विरोध का कारण यह नहीं था कि आयोग का गठन क्यों किया, क्योंकि एक तो प्रकार से कह सकते हो कि भारतीयों के लिए तो लाभदायी था। जो आयोग का गठन 1929 में होना था, वो आयोग तो 1927 में। और उसमें क्या देखना है? देखना यही है कि भारतीयों को और कितना अधिक राजनीतिक अधिकार प्रदान किया जाए, इसी चीज़ को एग्जामिन करना है। और यही आयोग का गठन हो जाता है। विरोध का मूल कारण था उसमें एक भी मेंबर का भारतीय नहीं होना। और ध्यान रखोगे, गठन पूछेगा तो आंसर होगा 1927। उद्देश्य है क्या भारत इस योग्य हो चुका है कि भारतीयों को और अधिक राजनीतिक अधिकार प्रदान किया जाए? दूसरी चीज, इसमें सदस्य में साइमन इसका नेतृत्व करता हो गया, और इसके विरोध का कारण हो गया इसमें एक भी मेंबर का भारतीय नहीं होना। ध्यान रखोगे, तब भारतीयों के अंदर राजनीतिक चेतना पनपी, और पनपी हुई राजनीतिक चेतना का परिणाम था कि मद्रास अधिवेशन में 1927 ईस्वी में ही साइमन आयोग के बहिष्कार का कसम भारतीयों ने खा लिया। साइमन के आने के पहले ही साइमन गो बैक का नारा लगना आरंभ हो गया। हर चौक चौराहे पर साइमन चर्चा का विषय बन चुका है। मतलब साइमन आयोग के आने से पहले ही भारत में साइमन आयोग के विरोध की लहर जो है वो चरम पर है, और उसको भारत की राजनीतिक पार्टियों का, बहुत ज़्यादा राजनीतिक पार्टियों का समर्थन नहीं प्राप्त था। लेकिन यारा, हर युग में कुछ ना कुछ जयचंद पैदा लेते हैं। उस वक्त भी था, और उनमें से एक आता है मद्रास का जस्टिस पार्टी, पंजाब का यूनियनिस्ट पार्टी, और मुस्लिम लीग का सफ़ी गुट। ये वो लोग थे जो साइमन आयोग को एक प्रकार से सपोर्ट कर रहा था। बड़ा एग्जाम दोगे तो ये जरूर पूछेगा, छोटा एग्जाम में इतने काफ़ी है कि इसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। यही विरोध का मूल कारण था। हर चौक चौराहा पर साइमन आयोग का विरोध किया जा रहा है। और इसी बीच साइमन जो आयोग का जब आगमन होता है, साइमन आयोग का जब आगमन होता है, तो साइमन आयोग के आगमन का विरोध भी चरम रूप को छूना आरंभ होता है। 1928 में साइमन आयोग का आगमन हुआ, बम्बई उतरा। अब बतलाओ, साइमन आयोग भारत में शासन कर रहे अंग्रेजों के लिए एक लटकती हुई तलवार है कि नहीं? हाँ या ना? एक लटकती हुई तलवार है, क्योंकि साइमन आयोग रिपोर्ट दे दे कि यहाँ अंग्रेज बढ़िया से शासन नहीं कर रहा है, तो गाज गिरेगा उन लोगों को। तो साइमन आयोग का हर जगह सरकारी महकमा तैयार है। जहीं आज साइमन जिंदाबाद का नारा लगाने के लिए सरकार समर्थक लोग तैयार है।
और भारतीयों के अंदर यही है, फिजा में हर जगह एक ही गूंज है, साइमन गो बैक का नारा लग रहा है। साइमन के खिलाफ में धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन चल रहा है। लेकिन साइमन वीवीआईपी था, जहां रखा जाता यारा उसके आसपास के इलाका में इतना चाक चौबंद व्यवस्था किया जाता कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार पाता। ये फरियाया, मान लो इसी बिल्डिंग में रह रहा है तो इधर का रोड उधर का रोड सब रोड में एकदम तुम्हारा प्लेन कर दे, आवाजाही रोक दे। अब कह दे यहाँ से 5 किलोमीटर दूर में जो ग्राउंड होगा वहाँ आप धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। अब जहाँ तू ठहरेगा साइमन आयोग का मेंबर बदलाव, तुम लाख माइक चोंगा लगा चिचिया लो, अवधिया यहाँ तक पहुँचेगा? लगेगा नहीं कि कितना भारी शांति है रे बाप। अच्छा, साइमन जिस रूट से गुजरेगा वो रूट एकदम चमचमाता हुआ रूट होगा कि नहीं? अरे चक चक सड़क होगा कि नहीं? चम चम गाड़ी होगा कि नहीं? ऊंची ऊंची बिल्डिंग होगा कि नहीं? कभी भी टूटल फूटल रोड से गुजरने देगा? तो जो साइमन आयोग के सदस्य होंगे उसको लगेगा नहीं कि जबरदस्त विकास हुआ है? और कौन सी अधिकार चाहिए? सलाह अधिकार ले तू क्या कर लेगा? डेवलपमेंट का ही काम करेगा ना? तो दिख रहा है। अब मान लो साइमन आयोग उतरा तो उतरा कहाँ? बम्बई में। और उतरते के साथ बम्बई में दंगा छिड़ गया था। हर जगह विरोध। अब भारतीयों का टावरे काम नहीं करे, दिमागे नहीं काम करे, साइमन आयोग का विरोध जो हम कर रहे हैं साइमन आयोग जाने कैसे? क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर इतना बढ़िया व्यवस्था रहता कि कहीं पर भी साइमन के सामने में कोई विरोध प्रदर्शन कर नहीं पा रहा था। ये फरियाया, ये घटना हम बतला रहे हैं 1928 का। साइमन आ चुका है, 27 में बोले कि साइमन आयोग का गठन है। गठन पूछेगा तो 27 होगा, आगमन पूछेगा तो 28 होगा। उतरा कहाँ था? दिल्ली की बम्बई? बम्बई उतरा है। बम्बई में धरना प्रदर्शन चल रहा है कि नहीं? लेकिन लाख धरना प्रदर्शन हो रहा है यार, साइमन को जानकारी मिल पा रही है क्या? तब लोग लगाया बिहारी बुद्धि कि कैसे बताया जाए। पता चला कि साइमन आयोग के सदस्य लखनऊ में आरामबाग में बैठा हुआ है, बड़का बड़का पतंग लिया रे, और पतंग ऊपर उड़ाता, और जैसे ही जाता पार्क के ऊपर में अपने काट के नीचे गिरा देता। और हिंदी में अंग्रेजी में लिखा था, चूंकि अंग्रेजी में को हिंदी तो बुझाता नहीं, साइमन गो बैक। अब साइमन को लगने लगा कि भारत में भी कुछ कुछ होने लगा है। फरिया रहा है नहीं? बोल रहा है रे। परिणाम यह हुआ कि साइमन आयोग को एहसास हो चुका है कि मेरा विरोध प्रदर्शन चल रहा है। उसी दरमियान पता चला कि कराची से आयोग के सदस्यों को लाहौर जाना है, तो कराची टू लाहौर रेल लाइन और सड़क लाइन दोनों पैरेलल था। कहां से कहां तक? जोर से कहो, प्यार से कहो। रेल लाइन और सड़क लाइन दोनों समानांतर है। अब लग गया भारतीय राष्ट्रवादी तबके को कि बेटा अब तो हम बता देंगे कि हम लोग विरोध कर रहे हैं। भर रास्ता काला झंडा लोग दिखाते चल गया। और वहां पर लाहौर में ये बुलंद किए हुए थे कौन? तो लाला लाजपत राय। कौन? लाला लाजपत राय और भगत सिंह दोनों थे, लेकिन भीड़ जबरदस्त थी। वहाँ एसपी रैंक का अधिकारी था, उसने सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेवारी सॉन्डर्स नामक अधिकारी को दिया था। तो सॉन्डर्स नामक अधिकारी को दिया था, और सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर, किसकी व्यवस्था के नाम पर? व्यवस्था के नाम पर जैसे ही साइमन आयोग के सदस्य लाहौर को पहुंचे, भीड़ को तितर बितर करने के उद्देश्य से जो है सॉन्डर्स जो लाठी चार्ज करना आरंभ करता है। लेकिन लाठी चार्ज करना और भीड़ को तितर बितर करना महज एक बहाना था यारा। आला अधिकारी के लिए रास्ता बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। कोई सपनों में नहीं सोचा था कि लाहौर की गलियों में लाला लाजपत राय के ऊपर कोई हाथ उठा देगा। बेरहम तरीके से लाला लाजपत राय के ऊपर लाठियों का प्रहार किया गया। इतना बेरहम तरीके से मारा गया कि भीड़ को, उस भीड़ में 20 या 25 फरलांग की दूरी पर ये भगत सिंह खड़े थे। लग रहा था भीड़ को चीर के उनको जाके बचा लें, लेकिन वो भी मजबूर थे, बेबस थे। और यहाँ पर जो लाठियों की चोर का प्रहार इतना ज़बरदस्त था कि 1 माह के अंदर अंदर लाला लाजपत राय की हो गई मृत्यु। तभी लाला लाजपत राय ने कहा था कि मेरे पीठ पर पड़ी लाठी की एक एक चोट, मेरे पीठ पर पड़ी लाठी की एक एक चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में कील के समान होगा। देखो कहाँ सोच रही है सो। हम क्या बोले अभी? पहला पहला प्यार है, 5वीं 6ठी बार है। जल्दी से हाँ कह दो, नहीं तो 7वीं तैयार है।
मत भटको। चलो, देख रहा है कितना जरूर बौला रहा है सो। तुम्हारा हम क्या बताएं रे। यहाँ तक फरिया गया, तुम लौट आई। बाद में अकेले में सोचना फिर गाना गाना बैठे बैठे खो जाते हैं हम। तो साइमन आयोग का टोटल मेंबर वहां पर लाला लाजपत राय के ऊपर जब लाठियों की प्रहार की गई और लाला लाजपत राय की हो जाती है मृत्यु, और सेंटेंस क्या था, लाइन को गर्दा उड़ा पूछता है रे कि मेरे पीठ पर पड़ी लाठी की एक एक चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में कील के समान होगा। ताबूत बुझा रहा है ना, गैरम लाश ढोता है। अब यहाँ पर लफड़ा लग गया। अब बात आ गई, ये जो क्रांतिकारी गतिविधि वाले लोग थे, खासकर शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये सब कैरेक्टर को लगने लगा कि यार मैं क्रांतिकारी हूं, किसी ना किसी गोली पर मेरा नाम लिखा होगा, किसी ना किसी फांसी के फंदे का नापी का रस्सी मेरे नाम होगा। लेकिन जो लोग गांधीवादी तरीके से विरोध कर रहे हैं, जिनको अहिंसा में भरोसा है, उन लोगों को विधि व्यवस्था के नाम पर, शासन और प्रशासन के नाम पर, अगर ऐसे सड़कों पे आवाजाही को रोकने के नाम पर अगर लाठी का चोट करके इतना बेरहम तरीके से पीट दिया जाए कि नेता ही मर जाए, तो एक प्रकार से ब्रिटिश हुकूमत के लिए तो हथियार का काम करेगा। तो लगने लगा कि अब क्या किया जाए। तो वही चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, फिर तुम्हारा और कौन नाम आता है, सुखदेव और राजगुरु, ये सब की एक मीटिंग बैठी और लगा कि ना कुछ भी हो जाए, लाला लाजपत राय के हत्यारे के हत्या का बदला लेना ही होगा। और यहीं पर प्लॉट तैयार हो जाता है तुम्हारा सॉन्डर्स वध का। और इस चैप्टर को अलग क्रांतिकारी आतंकवाद में बताएंगे कि कितनी जिल्लत के बाद और कितना बड़ा रिस्क लेकर के उन लोगों ने सॉन्डर्स को मारा था। खैर, घटना थी 1928 की, और इसी 1928 में ब्रिटिश हुकूमत, तो 1928 का दो घटना हो गया। साइमन आयोग का आगमन कहाँ आया था, बम्बई। कहाँ आया था, बम्बई, डन है। दूसरी घटना हम क्या बोले, लाठियों की चोट के कारण मृत्यु। अब तीसरी घटना आ जाता है, वो आता है कि ब्रिटिश हुकूमत एक चाल चलती है, उस चाल का क्या गेम है वो उसको जानने के लिए तुमको जानना होगा नेहरू रिपोर्ट को। नेहरू रिपोर्ट है क्या, समझना, अभी पढ़ उड़ मत, जो समझा रहे हैं समझ लो, उसका देख लेना इधर। नेहरू रिपोर्ट का खेला क्या है, भारत में उन दिनों बड़ी राजनीतिक पार्टी थी। कांग्रेस का घूर विरोधी है मुस्लिम लीग। अरे कांग्रेस कहेगा बटालियन बाएं चल, तू कहेगा नाई जीवो जो। बात समझ में आ रहा है कि हम जाएंगे दाएं। और मुस्लिम लीग का घोर एंटी है कौन, हिंदू महाजन सभा। मुस्लिम लीग जब मुसलमानों ने अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाया तो हिंदुओं ने भी बनाया हिंदू महाजन सभा। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ये सब पार्टी आ चुका है। तो अंग्रेज बढ़िया से जानता था कि अगर हम ये होमवर्क दे दें कि तुम लोग ऐसा मांगो जिसमें सब राजनीतिक पार्टी सहमत हो, तो हम वो दे देंगे। जैसे मान लो हमरा नहीं पढ़ाना रहे तो हम कहे कि ठीक है हम नया बैच दे रहे हैं, तुम लोग दबाव डाल रहे हो, हमको तैयार है 2 बजे रात को आ जाना। बात समझ में आ रहा है ना। तो मोटिव यही था कि इस कदर थका दिया जाए कि कभी भी बात ना बने। यहाँ तक फरियाया, हाँ या ना। तो बढ़िया से कांग्रेस, ब्रिटिश हुकूमत जान रही है कि कांग्रेस का मुस्लिम लीग से नहीं पटता, मुस्लिम लीग का हिंदू महाजनसभा से नहीं पटता, बाकी और राजनीतिक पार्टियां थी। तो जान रहा था कि ये लोग हो जाएगा असफल, और जब होगा असफल तो हमको एक रास्ता मिल जाएगा जहां हम साफ शब्दों में कहेंगे कि तुम लोग मांगा नहीं इसलिए हम दिए नहीं। फरियाया, अगर तुम लोग एक मंच पर, एक प्लेटफॉर्म पर आकर एक जैसा मांगा होता तो हम निश्चित रूप से तुम्हारे राजनीतिक हितों की पूर्ति कर दिए होते। फरियाया, लेकिन एक असंभव सा टास्क था, और इस टास्क का बीड़ा उठाया था किन्होंने, मोतीलाल नेहरू ने। किन्होंने,
और यही मोतीलाल नेहरू भारत के विभिन्न राजनीतिक विचारधारा वाले लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाए, एक मंच पर लाए, और वही सम्मेलन कहलाया सर्वदलीय सम्मेलन। कौन सम्मेलन? फाइनल है। वहां पर बात करीब 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 बन गया था यारा। बात को समझना जो समझा रहे हैं, बड़ा लेंदी लिखा है बुक में। वहां कहा गया कि एक न्यूट्रल एजेंसी होगा। यहां पर आ जाता है डोमिनियन स्टेट की मांग पर करीब करीब बात बन चुकी थी कि हम लोग डोमिनियन स्टेट चाहिए। मतलब इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोगों का डोमिनियन मतलब क्या होता है? डोमेस्टिक प्राणी होता है ना, कौन प्राणी है? घरेलू। घरेलू प्राणी में कौन आता है? हस्बैंड जी। क्या पता आपको? कैसे नहीं होगा? तुम लोग शादी होगा तो हर किसी को एक डोमेस्टिक प्राणी मिल जाएगा। तो खैर समझेगा, डोमिनियन स्टेट के ऊपर करीब करीब बात बन चुका था, लेकिन कहा कि उसका चुनाव कैसे होगा। तो नेहरू ने कहा कि जहां मुसलमान संख्या में कम है वहां सीट जनरल का होगा। हर राजनीतिक पार्टी अपना उम्मीदवार उतारे, फिर मुसलमान डिसाइड करेगा कि मुस्लिम लीग को जिताता है या हिंदू कैंडिडेट को जिताता है, उसकी मर्जी। लेकिन जहां मुसलमान संख्या में ज़्यादा है वहां मुसलमान के लिए हम रिजर्व सीट दे देते हैं। बात समझ में आया? मुस्लिम लीग अड़ गया कि ना हमरा हुओं चाहिए। बात समझ में आ रहा है? और लास्ट में मुस्लिम लीग की हठधर्मिता के कारण ये जो सर्वदलीय सम्मेलन था असफल रहा। लेकिन इसके चेयरमैन जो थे वो चेयरमैन थे कौन? मोतीलाल नेहरू। भूलना मत। तो सब इसमें आ गया 1928 में। कौन किसने ये चुनौती दिया था? तो बर्केनहेड ने दिया था। सबसे पहला सम्मेलन कहाँ हुआ? तो दिल्ली में हुआ। दूसरा बैठक कहाँ हुआ? और इसका मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे। मसविदा तैयार करने के लिए 8 समिति कमेटी का किया गया था और इसने रिपोर्ट दिया था कब? 8 अगस्त 1928 को। कब दिया था? 8 अगस्त 1928 को। कब दिया था? 8 अगस्त 1928। अब इसकी तो 1928 का कुल कितना काम हो गया यार? 3। कौन कौन? पहला हुआ साइमन आयोग का आगमन। डन डना डन डन है। आयोग का फाइनल है। दूसरी घटना है क्या? लाला लाजपत राय की मृत्यु। और तीसरी घटना है नेहरू या सर्वदलीय सम्मेलन। डन है। ध्यान रखना 28 का है, इसलिए तीनों घटना को आपस में सजाने देता है। अब 2 बातें आती हैं, नेहरू रिपोर्ट में क्या क्या मांग रखा गया और साइमन आयोग ने क्या अपनी रिपोर्ट में कहा। तो यहाँ से चर्चा करते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो ये थी खबरें आज तक। इंतज़ार करो परसों तक। जय हिंद, जय भारत।